हेलो एंड वेलकम टू एल्टीट्यूड आईएएस। आज के हमारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन डिस्कशन में फर्स्ट क्वेश्चन जीएसएलवी से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसएलवी MK3 आर करेक्ट। जीएसएलवी मार्क 3 LVM3 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया गया है। सेकंड, यह भू स्थानांतरण कक्षा यानी GTO में 10,000 kg तक भार वहन कर सकता है। इसे भारत के गगनयान मिशन के लिए उपयोग करने की योजना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 10,000 किलोग्राम तक का भार ये निम्न भू कक्षा में ले जाता है, ना कि GTO में। तो सेकंड स्टेटमेंट काटेंगे, कम से कम 2 आने चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा B 1 and 3 ओनली। देखते हैं क्यों गलत है। जीएसएलवी MK3 भू स्थानांतरण कक्षा में 4,000 kg तक भार वहन कर सकता है, 10,000 किलोग्राम नहीं। इसके अलावा दोनों स्टेटमेंट हमारे बाकी ठीक है। कुछ मुख्य बिंदु है इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे जीएसएलवी मार्क 3 जिसे LVM3 के नाम से भी जाना जाता है, ये भारी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने का काम करता है, यानी प्रक्षेपित करता है भारी पेलोड को। यह GTO जो भू स्थानांतरित कक्षा है उसमें 4,000 किलो तक का वजन ले जा सकता है। इसके अलावा जो LEO लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें 10,000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है। इसमें 3 चरण होते हैं, ठोस, तरल और क्रायोजेनिक। इसके जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा कुछ हमने सफल परीक्षण किए हैं, कुछ हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जैसे GSAT-19 को भेजा है, चंद्रयान 2 जैसे मिशन इसी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब हम इसके माध्यम से गगनयान को अंतरिक्ष में भेजेंगे। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत। यहाँ हिंदी थोड़ी टफ लिखी हुई है, पावर की अलगाव, इसको हिंदी में बोल सकते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में हमको ये स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यह है, सरकार की शक्तियों को 3 शाखाओं में विभाजित करता है ताकि शक्ति का केंद्रीकरण रोका जा सके। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का उद्देश्य ही है विकेंद्रीकरण को बढ़ाना। सेकंड, न्यायपालिका कानून बनाती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें कार्यकारी द्वारा लागू किया जाए। अब अगर किसी ने पॉलिटी बेसिक पढ़ा होगा तो एक बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कानून बनाने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव विधायिका, और इनका है न्यायपालिका का काम इसकी व्याख्या करना है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। लागू करने का काम कार्यकारी करती है और बनाने का काम विधायिका। थर्ड, यह लोकतंत्र की सुरक्षा और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का एक तंत्र है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर शक्ति का विकेंद्रीकरण करने का मतलब ही है कि रोक और संतुलन को बनाए रखना और शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना। अब सेकंड स्टेटमेंट को काटा, सेकंड जहां भी सेकंड उसको काटा तो हमारा ऑप्शन बचा B 1 and 3 ओनली, हमारा आंसर होगा। ये शक्ति पृथक्करण या शक्ति के अलगाव से संबंधित कुछ कंटेंट दिया है, जैसे इसका 3 शाखाएं रहती हैं, कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करेगी, कानून बनाएगी, कार्यकारी क्या करेगी, उसको लागू करेगी, और न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगी। और इसका उद्देश्य क्या है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत क्यों है, क्योंकि न्यायपालिका क्या करती है, व्याख्या करेगी, ना कि कानून बनाएगी। न्यायपालिका काम कानूनों की व्याख्या करना है, जबकि कानून बनाने का काम विधायिका का है। तीसरा हमारा सही है,
शक्ति पृथक्करण लोकतंत्र की सुरक्षा और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने का एक तंत्र है। सुरक्षा को बढ़ाती है और दुरुपयोग को रोकती है। अब ये अवधारणा कहाँ से ली गई है? ये स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की अवधारणा है वो कहाँ से लिए? मोंटेस्क्यू के विचारों से आई है और भारत और अमेरिका जैसे लोकतंत्रों में इसको स्थान दिया गया है। यह निष्पक्ष प्रणाली को बढ़ावा देती है। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। जो 16वां वित्त आयोग आया है उसकी सिफारिशों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि उन पे हमको विचार करना। फर्स्ट स्टेटमेंट, यह राज्यों के हिस्सों को करों के विभाज्य पुल में 41% से बढ़ाकर कितना करना? 50% करने की सिफारिश करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो 16वां वित्त आयोग आया है उन्होंने जो 15वें वित्त आयोग ने 41% किया था, जो राज्यों का हिस्सा विभाज्य पुलों में था उसको ये 50% करने की बात कर रहा है, यानी सिफारिश भेजी है इसने गवर्नमेंट को। दूसरा, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की संख्या को कम करने की सिफारिश करता है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनको ये कम करने की सिफारिश कर रहा है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, यह वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों को अनुदान के लिए अनुच्छेद 280 का उपयोग करने की सिफारिश करता है। अब अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा वित्त आयोग के बारे में तो बेसिक है कि वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये राज्यों को अनुदान देने के लिए नहीं है, बल्कि क्या है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन से रिलेटेड प्रावधान है। थर्ड स्टेटमेंट को काटा, थर्ड तो बचा हमारा 1 और 2 ओनली, सही हो जाएगा। 16वें वित्त आयोग ने अभी जो विभाज्य पुल है उसमें राज्यों की हिस्सेदारी 50% तक करने की सिफारिश की है। इसके अलावा जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनकी संख्याओं को भी कम करने की सिफारिश की है ताकि राज्यों के ऊपर जो वित्तीय दबाव है उसको रोका जा सके या उसको कम किया जा सके। जो कि होता क्या, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य को भी धन लगाना पड़ता है, एक निश्चित अनुपात रहता है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलके फंडिंग करते हैं उस योजना को और इसके कारण राज्य पे भार बढ़ जाता है आर्थिक रूप से। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि जो आर्टिकल 280 है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है वित्त आयोग के गठन से, जबकि आर्टिकल 275 वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों को अनुदान देने की बात करता है। इसका कुछ बेसिक है। अभी हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है 2025-26 तक इसकी 15वें वित्त आयोग की सीमा, इसके बाद 16वें वित्त आयोग की रिकमेंडेशन लागू होंगी। 275 अनुच्छेद 275 वित्तीय रूप से कमजोर राज्यों को अनुदान देने की बात करता है। और वित्त आयोग की भूमिका क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो कर राजस्व वितरण है उसकी सिफारिशें करना ताकि वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर सभी को समान वितरण सुनिश्चित हो सके। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। यानी कोर और हेडलाइन महंगाई के बारे में या मुद्रास्फीति के बारे में हमको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन पे हमको आंसर करना है। फर्स्ट है, हेडलाइन महंगाई में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं जबकि कोर महंगाई इन्हें बाहर रखती है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा। क्यों? क्योंकि हेडलाइन में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल हैं जबकि कोर मुद्रास्फीति में इन दोनों को बाहर रखा गया है। सेकंड स्टेटमेंट, कोर महंगाई खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में त्वरित परिवर्तनों के कारण हेडलाइन महंगाई की तुलना में अधिक अस्थिर होती है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? कोर महंगाई खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में त्वरित परिवर्तनों के कारण हेडलाइन महंगाई की तुलना में क्या होगी? अस्थिर होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा, अगर इसको और इसको देखेंगे तो इन दोनों में क्या है? कंट्रोवर्सी है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो सेकंड गलत होना चाहिए और अगर सेकंड सही है तो फर्स्ट गलत होना चाहिए। तो हमने देखा था कि ये बेसिक है, बिल्कुल हमको पता है कि हेडलाइन में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल की गई हैं जबकि कोर में इसको बाहर रखा गया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा
इस आधार पे गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। हेडलाइन महंगाई उपभोक्ता को सीधे प्रभावित करने वाली महंगाई की एक समग्र छवि प्रदान करती है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हेडलाइन महंगाई समग्र छवि कैसे देगी, क्योंकि ये सभी वस्तुओं सेवाओं को शामिल करती है, चाहे से वो फिर खाद्य से रिलेटेड हो, ऊर्जा संबंधी वस्तुएं हों, सभी को शामिल करेगी ये। इसीलिए ये क्या होगी, ये अस्थिर भी इसीलिए रहती है क्योंकि इसमें खाद्य और जो ऊर्जा संबंधी चीजें हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड काटा, सेकंड तो हमारा आंसर आया बी, 1 and 3 ओनली। फर्स्ट हेडलाइन महंगाई में खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि कोर महंगाई में या कोर मुद्रास्फीति में इनको बाहर रखा गया है। सेकंड क्यों गलत है, क्योंकि कोर महंगाई अधिक स्थिर होती है। स्थिर क्यों होती है कोर महंगाई, क्योंकि इसमें जो फ्लक्चुएट करने वाली चीजें हैं, जैसे खाद्य वस्तुएं हैं, ऊर्जा की जो बास्केट है, वो सामान इसमें बाहर रखे गए हैं, जबकि जो हेडलाइन रहती है वो अस्थिर रहती है क्योंकि उसमें इनको शामिल किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, हेडलाइन महंगाई या हेडलाइन मुद्रास्फीति महंगाई की अधिक समग्र छवि प्रदान करती है। इसमें हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन के बारे में बताया, जैसे हेडलाइन मुद्रास्फीति सभी वस्तुओं को शामिल करती है, जिसमें स्थिर खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल होती हैं और इनमें जो तत्काल परिवर्तन होते हैं उनको ये दर्शाती है। कोर महंगाई क्या है, इसमें अस्थिर घटकों को बाहर रख दिया गया है, यानी खाद्य और ऊर्जा की कीमतें जो है उनको इनमें बाहर रखा गया है, और मूलभूत जो महंगाई है या मुद्रास्फीति है उनके रुझानों का अधिक स्थिर माप करती है ये कोर महंगाई। और अगर नीति निर्माण करना है तो कोर महंगाई का उपयोग अगर हमको दीर्घकालीन योजना बनाना है या दीर्घकालिक नीति निर्माण करना है तो उसमें हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, कोर मुद्रास्फीति। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलेरा आर करेक्ट, यानी कोलेरा के बारे में निम्न में से कौन से कथन ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, कोलेरा बैक्टीरिया विबेरो कोलेरिया द्वारा होता है और यह संदूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। दो चीजें हैं, पहला ये किस बैक्टीरिया के माध्यम से हो रहा है, दूसरा ये कैसे फैलता है। तो इसमें ये विब्रियो कोलेरा ये जीवाणु है, इसके माध्यम से ये फैलता है, और भोजन और पानी अगर संदूषित है तो ये इसके होने के चांस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, वैश्विक कोलेरा प्रकोप खराब स्वच्छता, अपर्याप्त पानी की अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन से जुड़े हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, कोलेरा का केवल दीर्घकालिक समाधान, कीवर्ड भी है और बोल रहा है कि दीर्घकालिक समाधान अधिक किफायती जो अफोर्डेबल वैक्सीन है उनका उत्पादन है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, संदूषित भोजन और पानी। अगर पानी और भोजन संदूषित होगा तो ये फैलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, केवल वैक्सीन लगाना एकमात्र थोड़ी ना उपाय है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तीसरे को काटा, 3 जिसमें भी 3 है उसको काटा तो 1 and 2 ओनली आंसर हो गया। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ये विब्रियो कोलेरा नामक बैक्टीरिया से फैलता है और खराब खाने और पानी के सेवन से इसका फैलाव होता है। इसके अगर हमको ये दूर करना है तो क्या करना होगा, स्वच्छता को बढ़ावा देना होगा, इसके अलावा वैक्सीनेशन आदि के माध्यम से इसका उपाय करना होगा। तीसरा क्यों गलत है, वैक्सीन उत्पादन बढ़ाना एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि हमको क्या करना होगा, कुछ दीर्घकालिक समाधान करना होगा, जैसे पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य और संरचना में सुधार करना होगा और जलवायु अनुकूल उपायों को लागू करना होगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण हाइजीन, सैनिटेशन आदि में भी कमी देखी जाती है। ये कोलेरा के बारे में दिया हुआ है। ये इसमें क्या होता है कि कारण क्या, तीव्र दस्त की बीमारी है और होता क्यों है, कोलेरा जीवाणु, विब्रियो कोलेरा नामक जीवाणु कारण होता है। इससे सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है, इसमें सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्र इससे पीड़ित हैं, क्योंकि यहाँ स्वच्छता की कमी रहती है और इसी कारण यहाँ कोलेरा के मामले और मौत बढ़ भी रही हैं। समाधान ये सब हमने आंसर में देख ही लिया।
तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।